हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ लेकर आए हैं। वैसे तो कई लोगों को पता होगी, लेकिन शायद यहाँ वाले लोगों को ना पता हो कि इंडिया जो है वो G20 का प्रेसिडेंट बन गया है। नेक्स्ट उसमें मीटिंग होस्ट करेगा, तो ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है। और एक बड़ी अचीवमेंट है किसी भी कंट्री के लिए। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो ये है कि ये G20 नेशंस में शामिल हैं, और उसके लिए बड़ी मेहनत है। और उससे बड़ी कामयाबी ये है कि उन नेशंस में शामिल होके उनका आज प्रेसिडेंट बन गए। तो देखते हैं 3 2 1 हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इंडिया इतिहास में पहली बार दुनिया के सबसे रिच कंट्रीज के संगठन G20 मीट का प्रेसिडेंट बन चुका है। यस, वही G20 समिट जिसके आपने हाल ही में कई फ्रेंडली क्लिप्स और पिक्स देखे होंगे। इंडोनेशियन समिट। मगर 2022 का ये समिट G20 का सबसे कंट्रोवर्शियल समिट रहा है। रशिया। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. And that's not how the way. कैनेडियन और Well, चाइनीज। ये है कैनेडियन पीएम ट्रूडेव, जिन पर शी जिनपिंग ने G20 में ही ये आरोप लगाया कि उन्होंने उन दोनों के बीच के सीक्रेट टॉक्स को लीक कर दिया। इसी समिट में यह भी कंट्रोवर्सी निकली कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने यूके के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऋषि सुनक के साथ अपनी मीटिंग को कैंसिल करवा दिया। और क्यों? क्योंकि उन्होंने ताइवान को अपना सपोर्ट जताया। इसके अलावा रशियन फॉरेन मिनिस्टर का तो स्वागत ही व्हाई डिड यू स्टार्ट द वॉर ऐसे सवालों से किया गया। अब ये सारी कंट्रोवर्सीज तो ग्लोबल लेवल पर हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर इंडिया में भी एक अलग ही पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गया। इंडिया के G20 के इस लोगो के ऊपर ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि बीजेपी ने ये लोटस सेल्फ प्रमोशन के लिए लगाया, जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि लोटस तो पूरे देश का नेशनल फ्लावर है। जो भी हो, लेकिन यहाँ पर इंडियन G20 प्रेसिडेंसी की बात हो रही है बॉस। सो सबसे पहले आइए ये भी जान लेते हैं कि आखिर G20 होता क्या है। वेल, जुलाई 1997 एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। इस क्राइसिस की शुरुआत थाईलैंड से हुई थी, जब उनकी गवर्नमेंट द्वारा करेंसी डीवैल्यूएशन किया गया था। इस डिसीजन के तुरंत बाद ही थाईलैंड की इकोनॉमी बुरी तरीके से क्रैश कर गई। ऐसा होते ही पूरे एशिया में क्रिएट हुआ करेंसी बबल बर्स्ट हो गया। फिर क्या? पूरे एशिया, स्पेशली एक्सपोर्ट बेस्ड साउथ एशियन इकोनॉमीज एक के बाद एक गिरने लगे। अब इसका इतना बुरा इंपैक्ट था कि एशियन क्राइसिस पूरे दुनिया में फैल गया और वर्ल्ड इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। अब इंटरेस्टिंगली ऐसी सिचुएशन दोबारा से खड़ी ना हो, इसीलिए 1999 में दुनिया की 20 पावरफुल इकोनॉमीज ने मिलकर एक G20 ग्रुपिंग की स्थापना की। इस ग्रुपिंग का मेजर उद्देश्य यही था, वर्ल्ड इकोनॉमी को इंप्रूव करके उसके डेवलपमेंट में कोऑपरेट और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करना। अब ये प्लेटफॉर्म इतना इंपैक्टफुल बना कि 2009 के बाद वर्ल्ड लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि अब से G20 G8 की जगह पर दुनिया के सबसे अमीर देशों का क्लब बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो G20 का फोरम किसी देश के पार्लियामेंट की तरह है, जहां मेंबर कंट्रीज दुनिया में चल रहे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर एकजुट होकर डिसीजन प्रेसिडेंट कंट्री में मीटिंग्स होस्ट की जाती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट कंट्री पास्ट और फ्यूचर प्रेसिडेंट्स के साथ मिलकर G20 की पॉलिसीज और एजेंडास को डिसाइड करते हैं। सो अगर इसे आसान शब्दों में कहूं तो आज के तारीख में इंडिया प्रेसिडेंट है और इंडिया चाहता है टेररिज्म के खिलाफ मेंबर कंट्रीज स्ट्रिक्ट एक्शन, एक एग्रीमेंट को साइन करे कि हम इसे कंट्रोल में लाएंगे। अब इस रेजोल्यूशन को इंडिया पास्ट प्रेसिडेंट यानी कि इंडोनेशिया और फ्यूचर प्रेसिडेंट यानी कि ब्राजील के साथ डिस्कस करेगा और ये डिसीजन मीटिंग में फाइनलाइज होगा। अब इन तीनों प्रेसिडेंट की मीटिंग्स को ट्रॉयका कहते हैं, जो G20 के ऑफिशियल मैनेजिंग अथॉरिटीज होते हैं। इन ट्रॉयकास के नीचे अलग अलग इश्यूज पर G20 के दो ब्रांचेस काम करते हैं। पहला शेरपा ट्रैक, जो एंटी करप्शन, हेल्थ और इन जैसे सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर वर्क करती है। वहीं दूसरी ब्रांच है फाइनेंस ट्रैक, जो इन सारे फाइनेंशियल इश्यूज पर वर्क करती है। आखिर में इन इश्यूज को सारे मेंबर्स के सामने टेबल करके उस पर वोटिंग की जाती है और बेस्ड ऑन वोट्स मेंबर कंट्रीज इशू को सॉल्व करने का एग्रीमेंट साइन करते हैं। अब ये तो ओवरऑल G20 कैसे वर्क करता है उसके बारे में, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर प्रेसिडेंट कंट्रीज भी अपने प्रेसिडेंटशिप का एक एजेंडा सेट करते हैं, जो G20 के इन बेसिक एजेंडा को मीट करते हैं। जैसे कि ये 6 फोकस एरियाज: डीलिंग विद ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, जेंडर इश्यूज एंड द ट्रांजिशन टू डिजिटाइजेशन। इंडिया ने भी अपनी प्रायोरिटी एरियाज को क्लियरली दुनिया के सामने रखा है, जिसमें बेसिक एजेंडा के अलावा विमेन एम्पावरमेंट, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी को भी प्रायोरिटी बनाया गया। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने ये तक कहा है कि इंडिया की ये प्रेसिडेंसी डिसाइसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी।
एंड ये टॉपिक उन्होंने पहली बार नहीं कहा। यही सेम चीज उन्होंने 76th इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी एड्रेस की थी, जहां उन्होंने ये कहा था वुमेन्स पावर इज द की टू नेशनल प्रोग्रेस। और इसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि रिसेंटली वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का रेट 15% से गिरा है। आज के तारीख में इंडिया में 58.5 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स में से सिर्फ 13.76% ही वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है। इनफैक्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए कई सारे पॉलिसीज और स्कीम्स भी लॉन्च किए गए। अब अगर आपको भी इन स्कीम्स और पॉलिसीज के बारे में जानना है तो आपको किसी गवर्नमेंट वेबसाइट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बेनिफिट्स आप ही का कोई वीडियो होगा इस ऑडियो बुक से इन स्कीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन कर सकते आगे हो, तो लेस देन ₹1। आगे ऑडियो बुक से रिलेटेड बातें हैं। तो जनाब ये डेफिनेटली इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो उन्होंने अचीव की है कि G20 के प्रेसिडेंट हैं। और इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो इंडिया को ये होगा कि जो बाकी प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक मज़ीद अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा। और ना सिर्फ ये बॉन्ड जो है वो सोशियो इकोनॉमिकल होगा, बल्कि आने वाले वक्तों में ये हो सकता है डिफेंस और जो है ना एक मिलिट्री अप्रोच की तरफ भी इकट्ठा हो जाए। आल दो कि चाइना के और रशिया के और इंडिया के यानी बड़े बड़े मेजर प्लेयर्स हैं, सारे ग्रुप्स अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यू नेवर नो कब क्या हो जाए और कब लोग पुरानी बातें भूल के इकट्ठे हो जाएं। मफादात इसी चीज़ का नाम होते हैं। तो डेफिनेटली अब जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनका एजेंडा है वुमेन एम्पावरमेंट। तो आपको पता है कि 1.39 बिलियन पीपल हैं इंडिया में और इसका हाफ फीमेल हैं, तो डेफिनेटली कंट्री की ग्रोथ में उनका एक बहुत बड़ा रोल है। और हर कंट्री में यही सिनेरियो होता है, बल्कि पाकिस्तान में तो 51% हैं फीमेल्स इन कंपैरिजन टू मेल्स। तो जब तक उनको एम्पावर नहीं किया जाएगा तो कोई भी कंट्री ग्रो नहीं कर सकता। और ये फुट स्टेप्स होते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सीखने चाहिए डेवलप्ड कंट्रीज़ से। तो नो डाउट इंडिया जो है वो अंडर डेवलपमेंट से निकल के डेवलप्ड की तरफ जा चुका है, जबकि हम अंडर डेवलप में थे और मज़ीद अंदर घुस गए हैं। चलिए आने वाले वक्त में उम्मीद करते हैं चीज़ें अच्छी होंगी। G20 का इम्पेक्ट डेफिनेटली बहुत सारे कंट्रीज़ पे होगा, ख़ास तौर पे टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए जो एक्शंस होंगे वो बड़े काबिल गौर होंगे। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर लेबल है कि हम टेरर फाइनेंस करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। ईरान के ऊपर लेबल है किसी न किसी हद तक कि वो फाइनेंस करते हैं। और अफ़गान तो आपको पता है वैसे ही तालिबान के कंट्रोल में है। तो अगर आप गलत नहीं हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सारी गलतियां की हुई हैं। तो ज़रूर पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इसको बड़े क्लोजली फ़ॉलो कर रही होगी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा आउटकम निकले सबके लिए, जो कि मोटो भी है इस G20 ग्रुप का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर अपनी इस रिएक्शन से अपनी बातों से आगाह कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।